हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का साइंस मॉडल पेपर कराएंगे जो पार्ट 4 रहेगा। हम 3 को सेट करवा दिए हैं जो आपको प्ले लिस्ट में जाकर के चैनल को देखिए, उसमें अब तीनों सेट है, उसको पहले आप जाकर देखें। ये चौथा सेट है साइंस का। ये 5 सेट है जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। इसमें से लगभग में 60% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा, तो इसको देखना ना भूलें, समझ गए। और जो भी प्रश्न है उसको हम सोल्व करके ही बताएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हम आपको उसको आप समस्या को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो आप तो निजी दोस्त है उसको पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको पास यह वीडियो पहुंच सके और यह इस चैनल के माध्यम से उसको कुछ सीख मिल सके। और अगर उसको इस चैनल के माध्यम से कुछ मिलता है तो अच्छा नंबर उसको भी आ जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और सबसे पहले अगर हम प्रश्न 1 की ओर जब बढ़ते हैं, जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। और जब आप कमेंट करिएगा तो इससे आपको याद भी होगा, समझ गए। तो सबसे पहले आप प्रश्न को जब भी हम पढ़ें तो उसको आप उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, ताकि आपको भी याद होते चलेगा। जब आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा तो आपको एकदम कन्फर्म याद हो जाएगा, समझ गए। तो आप जरूर लिखें। तो आप बताइए कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में बोलता है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में बोलता है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में बोलता है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, ताकि आपको याद भी होगा। आप बता सकते हैं, देखिए दर्पण होता है इसे समतल, अवतल और उत्तल। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, समझ गए ना। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन जी बनता है? बड़ा प्रतिबिंब। अब एक प्रश्न भी आई है, इसको एकदम आप देख लीजिएगा। एकदम भी आई हम बता रहे हैं, समझ गए। एकदम कन्फर्म है, 2024 में छपने वाला है। एकदम कन्फर्म रहिए कि आवेगा तो आवेगा। प्रश्न कहेगा ना कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब अवहासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ गए। आप जरूर इसको याद करके जाइएगा, समझ गए। पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब अवहासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। बताइए कहाँ रखेंगे। अब कमेंट करिए कहाँ रखेंगे, जो अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो देखिए अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को, ये देखिए यहाँ पर होता है ध्रुव, यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर होगा वक्ता केंद्र। जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, देखिए यहाँ जाएगा तो फोकस से होकर लौटेगा, समझ गए। और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और यहाँ पर ही इसको मिला दीजिए, यहाँ पर ही प्रतिबिंब बना, समझ गए। यानी कहाँ पड़ेगा ना, दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। इसको जब जरूर याद करके रखिए, मैंने जाइएगा। तो अगर प्रश्न कहेगा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और कुछ आभासी बनेगा, समझ गए। तो एकदम भी आई है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। और सुनिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु यहाँ देखिए ध्रुव है, यहाँ फोकस है, यहाँ पर वक्ता केंद्र है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। याद रखिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और सीधा इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए एक बताओ, पहले सुन लीजिए। जब वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। अब देखिए जब सी और अनंत के बीच बनेगा तब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और इधर बनेगा नीचे, यानी उल्टा बनता है। कुछ बनता है उल्टा बनेगा, समझ गए। और उल्टा तक कुछ हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन प्रश्न नंबर अगला पूछेगा, दूसरा अगर पूछेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, तब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच,
याद रखिएगा, एकदम सीधा उल्टी हो जाएगा। जब सी और एफ के बीच तब प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच, तो जब वस्तु सी और अनंत के बीच तब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच। तो यहाँ देखिए सी और एफ के बीच जब बनेगा तब वस्तु से छोटा बनेगा, सी वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रहता है ना, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, कोई दिक्कत। और जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो ये सब कंडीशन आपको याद कर लेना है। पहला कंडीशन, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब इसमें आभासी, बस एक ही कंडीशन अवतल दर्पण में है कि आभासी बनेगा, बाकी कंडीशन जितना भी है सब कुछ बनेगा, वास्तविक बनेगा। और समझ गए, तो ये भी इसलिए हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 कहेगा जब वस्तु फोकस पर तब प्रतिबिंब अनंत पर, और जब प्रतिबिंब अनंत पर तब प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब फोकस पर, यानी उल्टा कर देना है। जब वस्तु फोकस पर तब प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर तब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वस्तु सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच तब प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच। लेकिन जब वस्तु सी और अनंत के बीच तब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। इस कंडीशन को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, समझ गए। अब पहले नंबर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए अब प्रकाश किसे कहते हैं? नहीं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। अगर आप प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश यानी किसी वस्तु को देखने की हम अनुभूति प्रदान करते हैं, समझ गए। अब प्रकाश देखिए, प्रकाश अगर जलाइएगा तो कोई वस्तु से टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो यहाँ से हमको आँख पर आएगा, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे, समझ गए। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे कुछ कहते हैं प्रकाश। अब देखिए प्रकाश जब भी अगर जाता है, प्रकाश का करिएगा ना एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा। कौन रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा की उपयुक्त में से सभी। बताइए प्रकाश किस दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा भी दे सकता है। कौन रेखा में? यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, चाहे सरल रेखा भी देगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर कोचि होता है, यानी क्या होता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होगा? ये 3 का राइट आंसर देखिए, अगर दर्पण रहेगा ना तो आवर्धन होगा -v/u, समझ गए। लेकिन दर्पण रहेगा तब -v/u आवर्धन बराबर, लेकिन अगर लेंस पूछेगा तब v/u, समझ गए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समझ गए। यानी प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा यह वीडियो, समझ गए। और इसमें हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो कंफर्म मानिए कि आपको एक क्वेश्चन गलती होने वाला नहीं है, समझ गए। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? अब बताइए किसको प्रयोग आप नहीं करेंगे लेंस बनाने के लिए? देखिए कांच का लेंस बनता है, समझ गए। हम जो भी लेंस रहता है वो कांच का रहता है। जल, प्लास्टिक, मिट्टी, इसका राइट आंसर क्या होगा? समझ गए। ये 4 का राइट आंसर आप बी मारिएगा। मिट्टी को आप नहीं कर सकते हैं, समझ गए। देखिए जल से प्रतिबिंब बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनता है, समझ गए। जल में देखिए जल का प्रतिबिंब बनता है, जब जल में जाइएगा ना जल के सामने खड़ी हो जाएगी, प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए। यानी प्रतिबिंब इसको बनाने में किया जाता है, लेंस बनाने में किया जाता है, लेकिन मिट्टी को नहीं किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता निकालें। देखिए अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में देले रहेगा तो क्षमता को पी से सूचित करते हैं, समझ गए। यानी पी बराबर अगर सेंटीमीटर में देले रहेगा तो 100/f होता है, 100/f, समझ गए। यानी पी बराबर 100/f होता है, आप याद रखिए। यानी जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो लेंस की क्षमता बराबर कुछ होता है, लेंस की क्षमता बराबर 100/f होता है। अगर मीटर में दिया रहेगा तो 1/f होगा, इसको याद रखिएगा। मीटर में तो 1/f, सेंटीमीटर में 100/f। अब देखिए 100/f होता है। अब यहाँ देखिए यानी P बराबर 100, अब बटा में कितना 20, 20×5 100, यानी 5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितना होगा? 5 डायोप्टर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक बात और सुन लीजिए, अगर पूछेगा ना कि क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है,
तब em के पावर -1 या डायोप्टर बोल सकते हैं, प्रचलित मात्रा एक डायोप्टर होती है। कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न नंबर 6 बोलता है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए जो भी मैं अगर क्वेश्चन बताते हैं और जो भी मैं इसको सोल्यूशन करते हैं तो इसको भी आप याद करते चलिएगा, ताकि यह भी प्रश्न आपको देगा, जिसमें अब यह प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एक बात सुनिए अब यहाँ पढ़ी, अगर सबसे अधिक होता है तो लाल के, याद रखिएगा। अगर सबसे पूछेगा लाल किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो आंसर लाल मारिएगा, लेकिन अगर कम पूछेगा तो आप बैगनी मारिएगा। क्या मारिएगा? बैगनी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तो लाल, और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो बैगनी के, यानी कम होगा बैगनी के और सबसे अधिक होगा लाल के। समझ गए? कोई दिक्कत? एक बात और सुनिए, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसमें विचलन कम होगा। यदि सीधा उल्टी करिएगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा विचलन कम, समझ गए? अगर तरंगदैर्घ्य कम तो विचलन अधिक, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कुछ होता है अधिक होता है, तब विचलन एक कम होगा, विचलन कुछ होगा कम होगा। अब देखिए तरंगदैर्घ्य बैगनी के कम होता है, बैगनी के कम होता है तो इसका विचलन अधिक होगा। समझ गए? यानी यही से आपको 4 प्रश्न बन गया, 2 इसमें 2 उसमें 4 प्रश्न, एक क्वेश्चन से आपको 4 प्रश्न बन रहा है, यानी 4 को बता रहे हैं। तो आप लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहें, ये बहुत ही आपको महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, बताइए किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली की दृष्टिपटल। 7 का राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह कुछ ही है, दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। समझ गए? तो प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। समझ गए हैं? इसको आप जरूर याद रखिएगा। और उसको बोलते हैं 1 यूनिट। कितना बोलते हैं? 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत वीवी प्रश्न है, वीवीआई है। 1 यूनिट नहीं 1000 यूनिट होगा। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। इसको आप याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, 1000 नहीं होता। प्रश्न नंबर 9 विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताइए। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। समझ गए? चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। कुछ ही दिष्ट धारा। समझ गए? बैटरी से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा। अब प्रश्न नंबर 11 वीवीआई डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बताइए। तो देखिए इसको से दिष्ट धारा भी प्रवाहित होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्रवाहित होती है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक बताइए। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक कुछ हो जाएगा जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। समझ गए? प्रश्न नंबर 13 नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर बताइए आप। यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? न्यूट्रॉन के द्वारा। प्रश्न नंबर 14 श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्त। समझ गए हैं? ये 14 को आप याद करिएगा, बोर्ड में एकदम देखने को मिलेगा। यानी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वीवीआई है प्रश्न, इसको जरूर याद करके जाइएगा, एकदम कन्फर्म 2024 में छपने वाला है। समझ गए ना? इसको जरूर वीवीआई है। चलिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का था समीकरण 2Cu + O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। देखिए ये जो है ना
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। इसको देखिए CaCO3, इसको खड़िया ही बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, समझ गए। यानी CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान देखिए, एक तरह से ई जो है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 7 से कम, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 14 होता है, यहाँ 1 मानिए, ठीक है, यहाँ 7 से अधिक। तो 7 से कम रहेगा उसको अम्लीय बोलते हैं, 7 से कम उसको अम्लीय, और 7 से अधिक उसको क्षारीय बोलते हैं। अगर पूछेगा क्वेश्चन, इस 7 को उदासीन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अगर प्रश्न कहेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7, समझ गए। 7 से कम, 7 से कम कितना होता है, 7 से कम। तो 7 से कम के बोलता है अम्लीय, 7 से अधिक को बोलता है क्षारीय। इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 18, यानी इसका राइट आंसर बताइए। 7 के अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए लोहा को अगर जिंक लगाइएगा ना तो उससे कुछ ही कहेंगे। 18 का राइट आंसर बताइए, उसको गैल्वेनीकरण कहेंगे, समझ गए ना। प्रश्न नंबर 19, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सोना, चांदी, लोहा, हीरा। अब देखिए 19 का राइट आंसर बताइए। तो सबसे कठोर अगर प्राकृतिक पदार्थ कहेगा तो ये वो हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर। देखिए इसको अपवर्तनांक अगर पूछेगा ना कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, आप याद कीजिएगा। इसका अपवर्तनांक कितना है, 2.42। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसको ही होता है, समझ गए। और निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 को कहता है। प्रश्न नंबर 20, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, कौन। जो विद्युत, देखिए जो विद्युत का सुचालक होगा ना उसको हम कुछ ही कहेंगे, धातु। और जो विद्युत का कुचालक होगा उसे धातु कहेंगे। तो कहा है अधातु भी होना चाहिए लेकिन विद्युत का सुचालक होना चाहिए। अब बताइए कौन सा ऐसा तत्व है, कार्बन। तो देखिए कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6। तो इसको आप देखिए 2, 4, 72 कक्षा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए तो ये जो है ना अधातु भी है लेकिन विद्युत का कुछ ही है, सुचालक है। ग्रेफाइट एरी बोलता है कार्बन, समझ गए। यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। VVI प्रश्न है, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। देखिए बेंजीन, तब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बेंजीन में कार्बन की संख्या कितना होता है, तो 6 जाएगा। बेंजीन में हाइड्रोजन की संख्या तो 6। अब बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर। पॉलीथीन बहुलक है किसका, एसिटिलीन का, एथिलीन का, प्रोपिलीन का कि ब्यूटीन का। अब बताइए आप कि 23 का राइट आंसर क्या होगा। 23 का राइट आंसर कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। यानी 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिलीन का। पॉलीथीन बहुलक किसका है, एथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का। प्रश्न नंबर 24, ब्यूटेन के अब कितने समअवयवी होते हैं, 1, 2, 3, 4। यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ब्यूटेन के कितने समअवयवी होते हैं, तो 2। VVI प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समअवयवी होते हैं, तो 2 होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25, यहाँ देखिए आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए आवर्त सारणी, देखिए एक बात बता देते हैं, ये जो ऐसे होता है ना इसको हम क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और क्षैतिज को ही आवर्त बोलते हैं, क्षैतिज को कुछ ही बोलते हैं। देखिए आप याद कैसे रखिएगा, अमती में देखिए 7, यहाँ कुछ है अमती में ता है ना जी, और आवर्त में भी कुछ ही है ता है ना। तो आवर्त अगर पूछ देगा कभी भी कि आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितना, तो 7। एकरोता अमती में एकरोता यानी 7। लेकिन अगर पूछेगा वर्ग, तब वर्ग इस तरह से रहेगा, उदार्ग यानी खाली रहेगा, खाली रहेगा उसको कुछ बोलेंगे उदार्ग। लेकिन वर्ग की संख्या कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। अब आपको याद हो गया, आवर्त 7 वर्ग 18, आवर्त 7 वर्ग 18।
और एक बात और हम आपको बता देते हैं, देखिए 1 से 2 तक, 1 से 2 तक अगर वर्ग रहेगा, 1 से 2 तक, तो उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। और देखिए 3 से 12, तो इसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तहत। कौन ब्लॉक के तहत? डी ब्लॉक के तहत। और 13 से 18, 13 से 18, तो इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। समझ गए? और 19 से 118 जो बाकी रहा उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक के तहत। यानी आप इसको याद रखिएगा, 1 से 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, और 13 से 18 पी ब्लॉक, 19 से 118 एफ ब्लॉक। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आप इसको जरूर आप याद रखिएगा। अब समझ गए? अब प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी के उदार्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? उदार्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। समझ गए? लेकिन अगर क्षैतिज पूछता था आवर्त मारते, कोई डाउट? प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, अब यहाँ देखिए अकीरीय तत्व कौन है? अकीरीय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। समझ गए? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। बताइए अकीरीय तत्व देखिए कौन कौन होता है, आपको बता देते हैं। जिसका परमाणु संख्या 2 या 8, समझ गए, या 18, कोई डाउट? फिर देखिए 36, फिर देखिए 54, और फिर देखिए 86। समझ गए? ये जो है अकीरीय है, 1 2 3 4 5 6 और 7 गो होता है। समझ गए? आपको सबसे पहले 2 होगा ना, तब 2 में कितना जोड़िए? 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 10। कुछ हो जाएगा 10। तो 2 तो एगो अकीरीय तत्व है, ये है, यानी 10 भी हो गया। फिर 10 में आपको जोड़ना है 8, तो 18 भी हो गया। समझ गए? फिर 18 में आपको जोड़ना होगा जाके 18, यानी 36 भी अकीरीय है। समझ गए? अब 36 है और एगो 54 है और एगो 86 है, यानी 7 गो अकीरीय तत्व होता है। समझ गए? कौन कौन जो बता देते हैं फिर से, 2 8 18 36 54 86, 1 2 3 4 5 6 6 गो हुआ। 2 कहाँ गौड़ाया जी? फिर से देख लीजिए, आपको जोड़ते चलना है। देखिए 2 8 8 18 32 और 32। समझ गए? इसको आप पहले याद रखिए, इसी से बन जाएगा अकीरीय टोटल। सबसे पहले देखिए 2 है, 2 हो गया। अब 2 में अगर 8 जोड़िए कितना हो जाएगा? 10। 10 में 8 जोड़िए 18, 18 में आप 18 जोड़िए कितना हो जाएगा? 36। और 36 में फिर 18 जोड़ना होगा, कितना जोड़ना है? 18। तो 36 और 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8 6 हो जाएगा 4, हाथ में डालिए 1 3 1 4 1 5, 54 हो जाएगा। समझ गए? 54 में फिर 32 जोड़िए, 54 में 32, 4 2 6 और 5 3 8, यानी 86। समझ गए? अब 86 में 32 जोड़िए, तो 86 में 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 8 2 10 6 2 8 8 2 10 11 118, यानी इतना अकीरीय तत्व हुआ। कौन कौन हुआ यदि फिर से बताते हैं, 2 8 18 36 54 86 और 118, यानी अकीरीय तत्व कौन कौन हुआ? 2 जिसका परमाणु संख्या रहेगा, जिसका परमाणु संख्या 8 है, 18 36 54 86 118, इतना तत्व जो है ना वो अकीरीय में आता है। अब अकीरीय जो गैस रहेगा उसको 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कुछ हो जाएगा अकीरीय गैस। समझ गए? अब बताइए कि इसमें अकीरीय गैस कौन है? कार्बन के परमाणु संख्या 6, ये नहीं होगा। हीलियम के होता है He, यानी परमाणु संख्या 2। अब सोना, तो सोना के परमाणु संख्या 19। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या H, यानी H होता है, यानी 1 के। समझ गए? आप बताइए कि कौन है? इसको 2 होता है ना जी, हम अभी बताएं कौन कौन होता है अकीरीय गैस। यानी अकीरीय तत्व कौन हो गया? यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गए ना? चलिए प्रश्न नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। अब बताइए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधों में। अब देखिए पौधा का जितना भी
पौधा हरा रहता है, उसका पत्तियां किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब देखिए पूछ देगा बाबू प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा समझ गए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज अणु का संश्लेषण होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो उसे कोई कहता है प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 12H2O लगा दीजिएगा। समझ गए? और फिर यहाँ पर 6O2 और प्लस 6H2O। तो ई हो जाएगा कोची के प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। आप इसको जरूर याद रखिएगा। समझ गए ना? यानी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो हरे पौधा में होता है। अब प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। हरे पौधा क्या कहलाता है? उत्पादक, अपघातक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। देखिए यानी हरे पौधा जो होता है उत्पादक कहलाता है। कौन सी कहलाता है? उत्पादक। VVI भी है। समझ गए ना? प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। आपको हम टोटल प्रश्न को सोल्व करके आपको याद करवाएंगे। आप बशर्ते लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपको फायदा बहुत होगा। आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जितना भी हमें सोल्व करा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखते रहिए। समझ गए? और अगर संभव होता तो आप कॉपी में नोट करिए। समझ गए? तो प्रश्न नंबर कितना चलते हैं? 29 की ओर चलते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? देखिए सबसे पहले मनुष्य में पाचन क्रिया जो शुरू होता है वो मुख से होता है। कहाँ से होता है दोस्त? तो मुख से होता है। याद रखिएगा। मुख में अगर जाता है तो जो हम लोग को लाल ग्रंथि है उसके माध्यम से उसको गीला करता है और उसके द्वारा अंदर जाता है भोजन। यानी कहाँ से आप मारिएगा? तो मुख से। कोई दिक्कत? यानी मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो मुख से होती है। यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम 30 की ओर चलते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडक, व्रतिकार, व्रतिका। यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, अंडक। प्रश्न नंबर 31। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? देखिए कवक जो है ना दोस्त एकदम मृतजीवी पोषण में है। इसमें मृतजीवी है। समझ गए? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं बताइए आप लोग? यानी जीवों में पाए जाने वाले वैसी क्रिया जो मरे हुए जीव जंतु पर निर्भर करता है। समझ गए? जो मरे हुए जीव जंतु पर निर्भर करेगा उसको मृतजीवी कहेंगे। समझ गए ना? तो कवक जो है ना एक मृतजीवी पोषण है। चलिए प्रश्न नंबर 32 है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में कि इनमें से सभी में? देखिए तब 32 का राइट आंसर जो होगा ना दोस्त ये वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। और एक बताओ आपको बता देते हैं। देखिए अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका होता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अब मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका जो होता है ना शुक्राणु। आप इसको भी याद रखिएगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु होता है। याद हुआ? मनुष्य में अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु। कोई दिक्कत? चलिए प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 कहता है ना कि पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। बताइए 33 का राइट आंसर। देखिए तो 33 का राइट आंसर जो होगा ना दोस्त पराग कोश। VVI प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। एकदम छापेगा। जिसको VVI मरा दिए उसको आप दम कन्फर्म है कि आवेगा तो आवेगा। समझ गए? पराग कोश में परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बाहिनी। देखिए तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्त, शुक्रवाहिका। समझ गए? मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी, 24 जोड़ी। देखिए इसे 22 जोड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए ना? ऑटोसोम यानी क्रोमोसोम इसी को बोलते हैं। समझ गए? देखिए आप अब ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, बस 10 दिन है। अब 10 दिन में आपको रंग लाना है। अब बस क्या हुआ पीछे उसको आप छोड़ दीजिए। समझ गए? नहीं बस बशर्ते आप लग जाइए। आप समझ गए? वो जितना भी आप घूमना तुमना बंद करिए। 10 दिन आप मन से खाली पढ़िए। समझ गए? अगर आपको झुकनी बढ़ता है पानी पीजिए, बरामदा में टहलिए, बशर्ते लेकिन पढ़िए। आप जान लगा दीजिए। आप कुछ भी नहीं करना है। 10 दिन किसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव रट जाइए। जितना भी मैं सेशन करवा रहा हूँ वो आपको एकदम फायदा करेगा।
समझ, टॉनिक की तरह फायदा करेगा, बशर्ते आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। समझ गए, जैसी झुकनी मारे आप पानी से मुंह पर मारिए, समझ गए, बरामदा में घूल के देखिए, बशर्ते ना सोइए। समझ गए, कम से कम 12 बजे तक आपको पढ़िए, 12 बजे तक, बस 3 घंटा सोइए ना जी, क्या दिक्कत है? 10 दिन ना दुख होगा, उसके बाद कहाँ से? उसके बाद सुतिएगा, 1 महीना सुतिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बशर्ते जखनी झुकनी बारे आप पानी मारिए मुंह पर, खड़ी होकर पढ़िए, घूम के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब 10 दिन टाइम बचता है आप लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं। जैसी परीक्षा का 5 दिन रहेगा ना, आपको खाली झुकनी पड़ेगा, बशर्ते यही 10 दिन आपको टाइम है, इस महीना भर, अगला महीने से आप पढ़ाई नहीं होगा आपको से, बस 10 दिन आप झोंक दीजिए, प्राण लगा दीजिए, चाहे जो होगा जो देखा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 कहता है, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगर पूछेगा कि मेंडल ने किस पौधे पर करवाया था, तो मटर के पौधे पर जांच करवाया था। किस पौधा पर? मटर के पौधा पर। चलिए प्रश्न नंबर 37, जान लगा देना है गुरु, जान लगा देना है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 37 की ओर। और चैनल पर अगर नए हैं तब सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। समझ गए? प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए में है नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो देखिए, भूमिगत जल यानी अंदर से निकलता है, पानी अंदर से किस में निकलेगा? नदी में नहीं निकलेगा जी, तालाब में भी नहीं निकलेगा, समुद्र में कुआं निकलेगा। समझ गए ना? यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास, पत्ता, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक। यानी 38 का देखिए, 38 का राइट आंसर सूखा घास जो है ना, ये अपघटित होने वाला पदार्थ। पॉलीथीन कभी सड़ता है जी? नहीं। रबर भी नहीं, प्लास्टिक भी नहीं, ये सब नहीं सड़ेगा। अगर ये देखिए, कोई भी अगर जानवर पॉलीथीन को अगर खा जाता है तो उसको देखिए, मैंने क्यों बेचारा के तबीयत खराब हो जाता है और मर जाता है जल्दी। समझ गए ना? तो पॉलीथीन जल्दी सड़वे नहीं करता है, रबड़ भी नहीं सड़ता है, प्लास्टिक भी नहीं सड़ता है। तो ये अपघटित होने वाला सूखा घास है, पत्ता, ये सब अपघटित हो जाता है, परंतु ये सब अपघटित नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 39 को चलते हैं। एकदम सेशन में बने रहें, आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, बशर्ते आप लास्ट तक जरूर रहें। एक क्वेश्चन आपको छपने वाला है 2024 में, समझ गए ना, जो बोर्ड में एग्जाम होगा। चलिए प्रश्न नंबर 39, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। अब बताइए 39 का राइट आंसर। देखिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, समझ गए ना? यानी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? तो कोयला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए CFC का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोराइड, सी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ही देखिए, दोनों एक रंग लग रहा है लेकिन गड़बड़ है दोस्त। क्लोरोफ्लोरीन कार्बन दिया है ऑप्शन ए में, और सी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आप बताइए कि 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए ना होगा, तो होगा तो सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसको जरा देख के मारना है, गड़वावे लगी, देखो यहाँ गड़वाए लगी लड़कन को, यहाँ क्लोरोफ्लोरीन कार्बन दे दिया है। समझ गए? इसको आप ध्यान में रख के मारिएगा। प्रश्न नंबर 41 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में मुख्य फोकस, बी में वक्रता त्रिज्या, सी में प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए दोस्तों मार दीजिए अब इसको, क्या होगा जी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? देखिए ये गोलीय दर्पण है ना, यहाँ से यहाँ तक ले जाइए, ये व्यास हुआ कि ना हुआ? आप बताइए इसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्त? प्रधान अक्ष कुछ कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? व्यास अगर कह रहा है तब मुख्य फोकस होगा, मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष होगा। समझ गए? चलिए प्रश्न नंबर 42, नरौरा राजकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। नरौरा राजकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है बताइए? देखिए 42 का जो है राइट आंसर, नरौरा राजकीय विद्युत संयंत्र जो है ना, महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से कि मोटर से? तो डायनेमो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, कोई विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है? देखिए इस प्रश्न जो है ना, ये कल भी आया था सेट में। इस 44 का राइट आंसर बताइए। कोई विलयन जो है नीले लिटमस को, वहाँ था लाल को,
तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा ना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 5। शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्त, 7 होता है, समझ गए ना। उदासीन विलयन का पीएच मान भी पूछेगा तो 7 मारिएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो 46 का राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी, समझ गए ना। 47 का राइट आंसर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 47 का आंसर बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पूछेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण का कार्य करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, समझ गए हैं। अब प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये देखिए, ये अगर 2 नंबर में पूछ सकता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, समझ गए ना। ये VVI प्रश्न है, तो आप इसको याद जरूर करिएगा, समझ गए। 49 का राइट आंसर जो है ना, किसी चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। इनमें से सभी होना चाहिए। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी होना चाहिए, समझ गए ना। 49 का राइट आंसर सभी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? बताइए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, विद्युत धारा को अगर मापने के लिए कहेगा ना तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा सी हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए प्रश्न नंबर 52, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक कम होता है, समझ गए हैं। इन्हें ये भी VVI प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बताइए, लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट, इनमें से कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बताइए आप लोग। देखिए, पीतल जो है ना दोस्त, इस चुंबकीय पदार्थ में नहीं आता है, बाकी तीनों आता है चुंबकीय पदार्थ में। चलिए मेरे सुकूनों, आप लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहें और प्रश्न को उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। तो प्रश्न नंबर 54 कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान A 0 होता है। ऑप्शन ए में 0, बी में इसके सीधे की ओर जाने पर घटता है, इसके सीधे की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। देखिए, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। प्रश्न नंबर 55, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज देखिए ई जाकर के ऑस्टरडे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ऑस्टरडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रश्न नंबर 56, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, समझ गए, कोयला। इन्हें 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इन्हें नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, समझ गए ना। इन्हें 57 क्वेश्चन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर BaSO4। यहाँ देखिएगा BaSO4, यहाँ देखिएगा Na2 और Cl2 एक साथ हो गया है। तो बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया? इन्हीं 57 का राइट आंसर बताइए। अब यहाँ देखिए, हम बताए थे जब दो गो को अगर अदली बदली करेगा तो उसको द्वितीय विस्थापन का अभिक्रिया कहेंगे, और जब एक गो का अगर अलग करेगा तो उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब बताइए, यहाँ देखिए BaSO4, जब दो तत्व, दो यौगिक, समझ गए ना, दो तत्व
यौगिक बनता है, जब BaISO4 ये दोनों मिलके बनेगा ना, इन दो का विस्थापन हो रहा है। यहाँ देखिए Cl2 Na2 को हो रहा है एक साथ, समझ गए ना। तो ऐसा जब रहेगा ना तो इसको द्विविस्थापन मारिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 58 कहता है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। अम्लीय वर्षा यानी 7 से कम, अब बताइए क्या होगा, 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक कि 7.0। अब बताइए 58 का राइट आंसर। तब कम जिसमें लगाएगा उसको मारिए, 5.6 से कम। चलिए प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 कहता है NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। अब बताइए धोवन का सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। यानी 59 का जो राइट आंसर होगा दोस्त, इसको बेकिंग सोडा बोलेंगे, NaHCO3, इसको खाने वाला भी सोडा कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 60, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक, एनाजाइलेसिस, एंटासिड कि एंटीसेप्टिक। यानी 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटासिड, एंटासिड। प्रश्न नंबर 61, चींटी के डंक का एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, तो यह अम्ल कौन है। बताइए मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कि सिट्रिक अम्ल। देखिए चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, समझ गए, कौन अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल इसी को बोलते हैं। यानी 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है, समझ गए ना। तब 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक जो होता है ना टमाटर में पाया जाता है, समझ गए। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कोई डाउट। प्रश्न नंबर 63 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 कहता है CaSO4 × 12H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का तो होगा ना, संगमरमर का CaCO3 होता है, तो ये तो कट जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी देखिए CaSO4 × 12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है। ये आप जरूर याद करके जाइएगा, एकदम छापने वाला है दोस्त। CaSO4 × 12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अब धातु बना के चाहिए लेकिन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाना चाहिए। पारा यानी Hg, आयोडीन यानी Na, सल्फर NaCl आयोडीन होता है, सल्फर की कार्बन। अब बताइए 64 का राइट आंसर। तो देखिए पारा जो होता है ना ये धातु है लेकिन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, समझ गए। पारा एक धातु है लेकिन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 65, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। यही प्रश्न भी आई है। देखिए 65 का राइट आंसर, इसको जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन में 3 आबंध होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखना है कैसे होगा जी। नाइट्रोजन N2 होगा। अब इसका देखो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। अब यहाँ देखिए तो 2, आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 होगा कि ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 5 होगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए N लिखिएगा, यहाँ N लिखिए और यहाँ N लिखिए, ठीक ना। अंतिम में 5 है। तो आप बताइए यहाँ पर ही देखिए 3 इधर हो जाएगा और देखिए 3 एगो इधर दे देते हैं, एगो इधर दे देते हैं, ठीक ना। कन्हू भी दे दीजिए, 3 और 2 5 हो गया, 3 1 2 3, ये हो जाएगा 4। अब होना चाहिए 8 गो, तो 3 और 2 5 गो तो है, तो कितना चाहिए आओ 3 गो, तो ये 3 गो ग्रहण करेगा, 3 गो ग्रहण कर लेते 8 गो हो गया। फिर देखिए इसमें के गो है 5 गो, तो ये 3 गो इसको वाला ग्रहण करेगा, यानी के गो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, 3 गो कर रहा है ना, तो इसमें 3 आबंध हो जाएगा, कोई दिक्कत। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 3 आबंध होते हैं। आप समझ गए ना। नाइट्रोजन के 72 कक्षा में 5, समझ गए ना। तो नाइट्रोजन यहाँ लिख दीजिएगा 1 2 3 इधर लिखिए, एगो इधर लिख जाए, एगो इधर लिखिए। इस तरह से N यहाँ लिखिए 1 2 3, एगो इधर है, एगो इधर लिखे, चाहे इसको मिटार करके इधर लिख दीजिए। अब बाकी के यहाँ पर इसको सही से करवा दीजिए, इसको इससे कर लेगा, समझिए। 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 3 बंद हो जाएगा, 3 बंद। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। इन्हें 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है लेकिन यह धातु है, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न नंबर 67,
कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? अब बताइए, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इसको निकालिए तो 2 और 4। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए प्रश्न नंबर 68, एल्कीन का समान सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? अब यहाँ देखिए 3 को जरूर होता है, बॉन्ड 3 होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। एल्केन का फार्मूला, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n और प्लस में 2, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए ना? अगर एल्केन का फार्मूला पूछेगा तो CnH2n + 2 होगा, लेकिन अगर एल्कीन का पूछेगा, एल्कीन, तो एल्कीन का देखिए फार्मूला होता है CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड होता है। फिर देखिए एल्काइन होता है, एल्काइन, इसका फार्मूला होता है CnH2n -2 होता है। समझ गए? इसको आप याद रखिएगा। समझ गए? प्रश्न नंबर आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आगे कहता है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संरचनात्मक, समवायव्य, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह, इनमें से कोई नहीं। इन 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संरचनात्मक समवायव्य कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 की ओर चलते हैं दोस्त। प्रश्न नंबर 71 कहता है, मेंडली के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? देखिए अब यहाँ पर आपको पूरा बता देता है। समझ गए ना? सबसे पहले आया था डोबेरीनर। कौन आया था? डोबेरीनर। तो डोबेरीनर ने ट्राइड नियम दिया था। कौन नियम दिया था? तो ट्राइड नियम दिया था। अगर पूछेगा डोबेरीनर ने किस नियम दिया था? ट्राइड नियम दिया था। समझ गए? इन्होंने क्या किया ना, देखिए लिथियम होता है और यहाँ होता है पोटेशियम। तो लिथियम के परमाणु संख्या 7 और इसको होता है 39। तो डोबेरीनर बोला ना कि माने कि पहला तत्व और दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, ये दोनों के जोड़ करके बीच वाला तत्व आवेगा। यानी परमाणु द्रव्यमान, इसका परमाणु द्रव्यमान 7 और इसका परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। अब ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा तो यानी बीच वाला तत्व निकलेगा। ये बोला था, यानी 7 + 39 कितना होता है? बताइए 46/2 यानी कितना हो जाएगा? 23। तो 23 किसका द्रव्यमान होता है? तो सोडियम के, यानी सोडियम यहाँ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने 3 तक ही मैंने सीमित किया, यानी इस तरह से 3 को सजाया, बाकी इसको नियम फ्लॉप कर दिया। समझ गए ना? ये चलते इसको ट्राइड नियम बोला। क्या नियम बोला? ट्राइड नियम। किसका? तो डोबेरीनर का। तो डोबेरीनर ने ट्राइड नियम दिया था। समझ गए ना? इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, समझ गए, लेकिन ट्राइड नियम दिया। अब उसके बाद आया कौन आया? डोबेरीनर के बाद आया था न्यूलैंड। कौन आया? न्यूलैंड आया। तो न्यूलैंड ने क्या किया? अष्टक नियम दिया, यानी पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण का समान होगा। कौन बोला? न्यूलैंड ने। लेकिन बेचारा इन्होंने 56 तत्व को ही खोज किया था। न्यूलैंड ने 56 तत्व का ही खोज किया, लेकिन इन्होंने अष्टक नियम दिया, और इन अष्टक नियम दिया इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को भी सजाया, लेकिन इनका भी नियम नहीं चल पाया। समझ गए? इनका नियम कैल्शियम पर अंत हो गया। किसका? कहाँ पर अंत हो गया? कैल्शियम पर अंत हो गया, और 56 को ही तत्व को खोज किया था। उसके बाद आया मेंडलीफ। समझ गए? कौन आया? मेंडलीफ ने आया। तो मेंडलीफ ने 63 नियम खोजा था। कितना? 63 तत्व खोजा। कितना तत्व खोजा? 63 तत्व, और ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। किसके आधार पर सजाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन सजाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया मेंडलीफ चाचा ने। किसने सजाया? मेंडलीफ ने सजाया। लेकिन बेचारा के इनको भी नियम फ्लॉप कर गया। इन्होंने क्या किया? वर्ग और आवर्त बनाया। वर्ग और आवर्त कौन सा बनाया? मेंडलीफ ने बनाया। समझ गए ना? यानी मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से सजा नहीं पाया। जाकर के एक ही तत्व को जैसे परमाणु द्रव्यमान सजाया। जिसमें देखिए क्या हुआ ना, जैसे में देखिए यहाँ पर ही कुछ है आर्गन, यानी इसका परमाणु संख्या 18, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। और यहाँ देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। अब देखिए ये दोनों के कहाँ पर ये दोनों रखेगा? वो चलते अगर इन तत्वों को रखने में कठिनाई होने लगा। अब बताइए द्रव्यमान एक रगन है तो इसको एक ही जगह नहीं रख सकता था, तो यहाँ पर इसको दिक्कत होने लगा। तब आया जा करके मोसले ने। तो मोसले ने आया ना, तो मोसले ने आया था, बस उन्होंने क्या किया ना कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया दिया। कौन के आधार पर सजाया? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया।
तब पूछेगा कि मोसले ने किस आधार पर सजाया था, परमाणु संख्या के आधार पर। कौन सजाया? तब मोसले ने सजाया। अब परमाणु द्रव्यमान पर कौन सजाया? तब मेंडलीव ने सजाया। समझ गए? अब इसका राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। 70 का राइट आंसर बताइए। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? यहाँ बताइए, परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। यानी 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए प्रश्न नंबर 71, आधुनिक आवर्त सारणी के उदार्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाता है? अभी बताएं। उदार्ग जो होता है खड़ा, उदार्ग को बोलते हैं वर्ग। समझ गए? उदार्ग को बोलते हैं वर्ग और क्षैतिज को बोलते हैं आवर्त। तो यहाँ कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के उदार्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यानी 71 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यानी उसके बोलते हैं समूह या कुछ देगा, वर्ग देगा। समझ गए? इसका राइट आंसर बी मार दीजिएगा, नहीं है वर्ग था। चलिए प्रश्न नंबर 72, अम्ल राज में सांद्र HCl एवं HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? अब 72 का राइट आंसर बताइए क्या होगा जी? HCl और HNO3 का अनुपात इसे निकालिएगा तो 3:1 आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 73, हरे पौधे क्या कहलाता है? हरे पौधा स्वयं पोषी कहलाता है। प्रश्न नंबर 74 क्यों चल दिए? छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसा कुकर का क्या कार्य है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। यानी 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशोषण। छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसा कुकर का क्या कार्य है? अवशोषण। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, इनमें से कोई नहीं। यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है एमिनो अम्ल, बसायाम, इथाइल अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। यानी 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। चलिए प्रश्न नंबर 77, कहता है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए इसमें बता देते हैं टोटल। जल के द्वारा, जल जाता है जाइलम के द्वारा, भोजन जाता है फ्लोएम के द्वारा। समझ गए ना? चलिए तो इसका राइट आंसर जल का परिवहन जाइलम हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 78, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में। यानी 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तितली में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रश्न नंबर 79, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? टैनिन, रेजिन, लेटेक्स, स्टार्च। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च हो जाएगा। अंतिम प्रश्न 80 है, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। समझ गए ना? यानी अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। समझ गए? और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।